अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें दो पार्ट्स हैं। आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को फाइंड करें, यानी कि केएसपी वैल्यू को फाइंड करें अगर आपको सॉल्युबिलिटी गिवन हो, या सॉल्युबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं अगर आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन हो। असल में अगर मैं इस चीज को यानी कि पार्ट ए को एक्सप्लेन करूं कि सॉल्युबिलिटी से कैसे हम फाइंड कर सकते हैं केएसपी की वैल्यू को, तो उससे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। सॉल्युबिलिटी यूजुअली कंसीडर की जाती है कि जो आपका साल्ट है, कोई भी कंपाउंड है, लेस सॉल्युबल है, स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट है, वो कितना डिसॉल्व होता है ग्राम्स में पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि सॉल्युबिलिटी से क्या मुराद ली जाएगी, हाउ मच salt is dissolved in gram per 100 ग्राम वाटर। अब हम इसे बड़ी आसानी से मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसा है, ग्राम, देखिए साल्ट के अगर ग्राम्स गिवन हो तो आप सिंपली साल्ट के जो फॉर्मूला मैस है उससे डिवाइड कर दें। आपके पास जो भी उसका फार्मूला मैस है या मोलर मैस है सॉल्ट का, उससे डिवाइड कर दें तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे। यानी कि साल्ट के मोल्स निकालना तो कोई इशू नहीं है। हाँ, 100 ग्राम ऑफ वाटर को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करना है। देखिए बात यूं है कि अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं कि मेरे पास जो सॉल्ट है वो एक यूं समझ लें स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो उसकी एडिशन से वाटर में जो डेंसिटी है उसको कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी तो तब चेंज होती है जब उसमें कोई चीज बहुत हद तक सिग्निफिकेंटली डिसॉल्व होती है, तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है। चूंकि ये सॉल्ट बहुत कम मिकदार में, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी में डिसॉल्व हुआ है, तो उसकी वजह से वाटर की जो डेंसिटी है वो यूनिटी के करीब तरीन, यानी कि तकरीबन यूनिटी ही कंसिडर होगी। तो अगर मैं ड्यू टू वेरी वेरी लो solubility ऑफ सॉल्ट, वाटर की डेंसिटी को तकरीबन 1 ही कंसीडर करेंगे ग्राम पर डीएम क्यूब के हिसाब से। तो 100 ग्राम का मतलब क्या हो गया, 100 ग्राम का मतलब हो गया तकरीबन 100 ml। क्यों, डेंसिटी 1 हो गई तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस, तो ये क्या हो गया 100 ml। तो यहां से हम आसानी से डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों, हमारे पास जो डीएम क्यूब होता है वो 1000 ml के इक्वल होता है। 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1000 ml। सो वेन एवर द मैस, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है साल्ट की कंसंट्रेशन गिवन है, ग्राम डिसॉल्व हुआ है एक पानी की खास मिकदार के अंदर से, वो है 1 डीएम क्यूब या वो है 1000 ग्राम, तो उसे 1 डीएम क्यूब भी कंसिडर करूंगा ना, तो आप उसे आसानी से कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि मोल पर डीएम क्यूब में। क्यों, क्योंकि वाटर का जो ग्राम है वो एक्चुअली वॉल्यूम में कन्वर्ट किया जाए तो सेम आंसर देता है। क्यों, उसमें डिसॉल्व होने वाला सॉल्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं रखता, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वाटर की डेंसिटी यूनिटी के करीब ही रहती है, लिहाजा उसका जो भी अमाउंट ऑफ ग्राम होगी वो वॉल्यूम में सेम ही कंसिडर होगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि क्यों हम ऐसा करते हैं कि वाटर का जो पर 1000 ग्राम या पर 100 ग्राम सॉल्युबिलिटी है किसी सॉल्ट की, उसे आसानी से वॉल्यूम कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि वाटर की डेंसिटी उसकी कम सॉल्युबिलिटी की वजह से चेंज नहीं हो पाती, 1 के करीब या तकरीबन 1 ही रहती है। सो
मोल्स में कन्वर्ट करेंगे एंड देन हम उसे क्या करेंगे, यूज करेंगे इक्वेशन के थ्रू टू कैलकुलेट द केएसपी। अभी हमारे पास एक एग्जांपल नंबर 6 है, इसको मैं सॉल्व करता हूं और फिर आपको समझाता हूं कि कैसे हमें हेल्प आउट करेगा केएसपी कैलकुलेट करने के लिए। देखें सॉल्यूशन, मैंने कैलकुलेट करना है केएसपी। केएसपी के लिए मुझे इक्वेशन चाहिए, लेड फ्लोराइड जब आयंस में चेंज होता है तो वो क्या इक्वेशन डेवलप करता है। देखें लेड फ्लोराइड को जब डिसॉल्व किया जाएगा तो वो आयंस में चेंज होगा, लेड आयन एक्वस प्लस फ्लोराइड आयन। अच्छा यहाँ पे F2 है तो यहाँ पे 2F आएगा एक्वस। अब ये आपका एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन के मुताबिक आपका जो KSP होगा, इस इक्वेशन के मुताबिक जो KSP होगा वो इक्वल होगा कंसंट्रेशन ऑफ लेड आयन, कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस रेज टू पावर 2। क्यों? कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट्स बन जाते हैं। अब सॉल्युबिलिटी चाहिए लेड आयन की और फ्लोराइड आयन की, लेकिन हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी गिवन है वो लेड फ्लोराइड की 0.64 गिवन है, 0.64 गिवन है। तो अगर मैं ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखूं, इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखूं, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जो लेड फ्लोराइड है उसकी जो मोल्स हैं वो अगर पता लग गया तो मैं इनकी सॉल्युबिलिटीज निकाल सकता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले फाइंड करते हैं हम मोल्स। मोल्स फाइंड करने के लिए लेड फ्लोराइड के ऐसा करते हैं, यहाँ एक बॉक्स बना लेते हैं। ये अब देखें मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मोल्स इक्वल होते हैं मैस ओवर मोलर मैस के। मैस कितना है 0.64। मोलर मैस कितना है हमारे पास, मोलर मैस ऑफ लेड फ्लोराइड बनेगा 245.2। तो इससे जो आंसर आया मोल्स का वो आया 2.6 10⁻³ 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। अब लेड फ्लोराइड की कंसंट्रेशन आ गई, कितनी आई है 2.6 10⁻³ डिसॉल्व हो जाता है 1 लीटर पानी में। तो इसका मतलब ये जब मैं शुरू में डालूंगा तो इसकी 0 कंसंट्रेशन होगी, आफ्टर सर्टेन टाइम जब वो डिसॉल्व होगा इक्विलिब्रियम पे आएगा तो ये इतनी मिकदार ना सारी डिसॉल्व हो जाती है। 100 ग्राम फॉर एग्जांपल डालता हूं तो मैं उसकी नहीं बात कर रहा, मैं ये बता रहा हूं कि 0.64 ग्राम लेड फ्लोराइड डिसॉल्व हो जाता है 1 लीटर पानी में। इट मीन ये सारे का सारा आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। तो ये कितने बनाएगा, ये बनाएगा 2.6 10⁻³ ही लेड आयंस प्लस बनाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय सेम अमाउंट ऑफ फ्लोराइड आयंस। ऐसा क्यों है जरा देखते हैं। अगर लेड फ्लोराइड का एक मॉलिक्यूल या एक आप यूं समझ लें फॉर्मूला यूनिट होता तो वो लेड आयन बनाता 1 और फ्लोराइड आयन बनाता 2। तो अगर ये 1x होता तो ये बनाता 1x और ये बनाता 2x। सेम इसी तरह अगर ये 2.6 10⁻³ है तो ये उतना ही बनाएगा और ये बनाएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस कंसंट्रेशन। नाउ अब हम इन वैल्यूज को इक्वेशन में इनपुट करते हैं और अपना आंसर ले आते हैं। मेरे पास KSP क्या है, KSP है मेरे पास इक्वेशन से जो मैंने निकाला था लेड आयन की कंसंट्रेशन, फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2। अब आप कहेंगे लेड आयन की तो 2.6 10⁻³ निकली है, फ्लोराइड आयन की 2 × 2.6 10⁻³ निकली है का स्क्वायर। अब ये मेरे पास जो आंसर आया इसका वो आया 7 10⁻⁸। सोलेबिलिटी प्रोडक्ट आया मेरे पास 7 10⁻⁸। ये कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, इट इज़ अ वेरी स्मॉल वैल्यू, जिससे ये शो होता है कि जो आपका ये आयनिक कंपाउंड है ये स्लाइटली सोलेबल है वाटर में, ये कंप्लीटली सोलेबल नहीं है। अब स्टूडेंट दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये जो KSP की वैल्यू आई है ये हमने निकाली है बाय द सोलेबिलिटी। अगर हमें KSP की वैल्यू गिवन हो और उससे सोलेबिलिटी निकालनी हो तो वो हमारा सेकंड पार्ट होगा। तो ऐसा करता हूं, मैं स्पेस डेवलप करता हूं
ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट कि हम सॉल्युबिलिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें KSP पता हो। बड़ा आसान तरीका है, आप जो आपके पास इक्वेशन है उसको तो पहले लिखें, इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हम इक्वेशन तो लिखते हैं, फिर हम इसकी बाकी बातें डिस्कस करते हैं। देखें, सबसे पहले तो इक्वेशन लिखें। इक्वेशन क्या बताती है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब डिसॉल्व करवाया जाता है तो इट टर्न्स इनटू कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं 2, ये बनेंगे एक्वस फॉर्म में, ये भी एक्वस फॉर्म में, और ये अभी अनडिसॉल्व है तो ये सॉलिड होगा। अब हमें तो KSP पता है, हमें तो इसकी सॉल्युबिलिटी नहीं पता। फॉर एग्जांपल इनिशियली ये अमाउंट जो आपने ऐड की वो की S, तो इक्विलिब्रियम आने से पहले यानी कि शुरू में रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, डिसोल्यूशन स्टार्ट नहीं हुई, तो ये 0 होंगी। ये S पूरे का पूरा डिसॉल्व हो गया तो ये कैल्शियम आयन कितने बनाएगा, S ही, और हाइड्रोक्सिल आयन कितने बनाएगा, 2S। यानी कि जब इक्विलिब्रियम आया तो जो आपने सर्टेन अमाउंट डाली जो उसमें सोलेबल होती है पानी में, वो सारी डिसॉल्व होके S और 2S में चेंज हो गई। नाउ दीज आर द आयंस प्रोड्यूस्ड। अब मैं क्या करता हूं, इसकी इक्वेशन लिखता हूं। मेरे पास KSP की इक्वेशन आएगी, सोलेबिलिटी ऑफ आयंस की, कैल्शियम आयन हाइड्रोक्सिल आयंस का स्क्वायर कैल्शियम आयन, वो आएगा S, और सोलेबिलिटी, अच्छा हाइड्रोक्सिल आयन की सोलेबिलिटी क्या होगी, 2S स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये तो बन गया 4S क्यूब, कैसे, S और S स्क्वायर S क्यूब हो गया और 2 2 4, और KSP आ गई 6.5 10 पावर -6। आप कहेंगे ये कहां से आ गई, असल में ये हमारे क्वेश्चन में गिवन थी। अगर आप एग्जांपल नंबर 7 में देखें तो आपके पास ये वैल्यू गिवन है KSP की, सोलेबिलिटी प्रोडक्ट की, तो हम उससे आयंस की सोलेबिलिटी निकाल लेते हैं। अब ये आपकी सोलेबिलिटी प्रोडक्ट आ गई, इसमें S क्यूब इधर ही रहने देते हैं, 6.5 10 पावर -6 डिवाइडेड बाय 4। अब आप इधर क्यूब रूट लें, इधर भी और इधर भी, तो उससे जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा S इज इक्वल टू 1.625, इसका आ जाएगा 1/3, और 10 पावर -6 का क्यूब रूट लेंगे तो आ जाएगा 10 पावर -2। तो सोलेबिलिटी मेरे पास आ गई, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा कैलकुलेटर के जरिए, तो आ गई 1.175 10 पावर -2। नाउ दिस इज द सोलेबिलिटी। ये सोलेबिलिटी क्या बता रही है, ये बता रही है कि आपका इतने कैल्शियम आयंस और जो आपकी क्या नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो हाइड्रोक्सिल आयंस की खास कंसंट्रेशन बनाएगा। इस सोलेबिलिटी को देखते हुए मैं ऐसा करता हूं, आपको ये समझाता हूं कैसे बनाएगा। देखिए मेरे पास इक्वेशन क्या थी, मेरे पास इक्वेशन थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज मेकिंग कैल्शियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयंस, कितने 2। तो इसकी जो सर्टेन S अमाउंट थी वो जब डिसॉल्व हो जाती थी तो वो कैल्शियम कितने बनाती थी, S, और ये कितने बनाती थी, 2S। तो अब जो मैंने S की वैल्यू निकाली है वो निकली है 1.175 10 पावर -2, और इसका 2 टाइम्स हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा, तो ये बनेगा आपके पास 2.75 10 पावर -2 मोल पर DMQ, और ये बनेगा 1.175 10 पावर -2 मोल पर DMQ। ये कंसंट्रेशन बनेगी आयंस की। मैंने कंसंट्रेशन, चूंकि सोलेबिलिटी को कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिखा है, लिहाजा जो यूनिट्स हैं वो मोल पर DMQ आ जाएंगे, यानी कि जो इंडिविजुअल आयंस की कंसंट्रेशन है
वो हमें भी फाइंड करनी पड़ेगी एट द एंड, ताकि आप लोग इसको मेंशन कर सकें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब डिसॉल्व होता है तो ये सॉलिबिलिटी ऑफ आयंस जनरेट होगी सॉल्यूशन के अंदर 1 dm क्यूब वाटर के अंदर। जब मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व करूंगा तो इतनी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस प्रोड्यूस होगी। अब लास्ट हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो रिलेशनशिप बिटवीन KSP एंड सॉलिबिलिटी ऑफ सम कंपाउंड्स को स्टडी करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, ये आपके सामने एक टेबल है जो बुक में ऑलरेडी मेंशन्ड है। हमने इसमें KSP और सॉलिबिलिटी का आपस में रिलेशनशिप स्टडी करना है। देखिए, मैं सबसे पहले दो वैल्यूज लेता हूँ। उन दो वैल्यूज में मैं सबसे पहले लेता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की KSP वैल्यूज। देखें, 6.5 10⁻⁻6 is greater value than 3.61 10⁻⁻8। ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। जो 10⁻- में छोटा होता है ना, वो टेक्निकली बड़ा होता है। सो इट इज अ लार्ज वैल्यू, इट इज अ स्मॉल वैल्यू। जब KSP की वैल्यू लार्ज होती है तो उससे सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से सॉलिबिलिटी की भी वैल्यू बड़ी आनी चाहिए। तो अगर मैं इसके नीचे, इन दो वैल्यूज के नीचे इनकी सॉलिबिलिटी लिखता हूं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की आएगी 1.175 10⁻⁻2 और जो मैग्नीशियम कार्बोनेट की आएगी वो आएगी, यानी कि MgCO3 की आएगी 1.9 10⁻⁻4। अगेन वही रूल लगाएं, 10 की पावर जिसकी बड़ी होगी वो एक्चुअली स्मॉल वैल्यू होगी और 10 की पावर जिसकी छोटी होगी वो एक्चुअली लार्ज वैल्यू होगी। तो यहां से हमें क्या एक जनरल पैटर्न समझ आया? जनरल पैटर्न ये समझ आया कि हमारे पास KSP की वैल्यू एक इंडिकेटर है सॉलिबिलिटी का। अगर मैं कोई से दो कंपाउंड की सॉलिबिलिटी कंपेयर करना चाहता हूं तो मैं KSP को कंपेयर करूंगा। ये इंडिकेट कर रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयंस बनाने के लिए एज कंपेयर टू मैग्नीशियम कार्बोनेट ज्यादा राइट की तरफ जाएगा और ये भी ज्यादा कम राइट की तरफ जाएगा एज कंपेयर टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की इक्विलिब्रियम पोजीशन टुवर्ड्स द राइट ज्यादा है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट की इक्विलिब्रियम पोजीशन टुवर्ड्स द राइट कम है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज कंपेयर टू मैग्नीशियम कार्बोनेट ज्यादा आयंस बना रहा है, ज्यादा सॉलिबिलिटी शो कर रहा है। तो इसको यूं भी कहा जा सकता है कि आयंस की कंसंट्रेशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्योंकि उसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा है। स्टूडेंट, आई होप ये दो न्यूमेरिकल आप जरूर करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड की पेयरिंग स्कीम में यूजुअली इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो एग्जांपल नंबर जो 7 है और एग्जांपल नंबर 6 है, ये आई होप आप करेंगे, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट है सॉलिबिलिटी की एप्लीकेशन है, प्रोडक्ट की सॉलिबिलिटी, प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट न्यूमेरिकल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हमने जरूर करना है। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।